हेलो एवरीवन, आपका फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्री लर्नर्स पॉइंट पर। जैसे कि हम सोल्व कर रहे थे बायोलॉजी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस की सीरीज़ के बारे में, जिसका पार्ट सेकंड रहने वाला है। अगर आपने पार्ट फर्स्ट विजिट नहीं किया है तो लिंक डिस्क्रिप्शन दे दी जाएगी, तो वहाँ से आप सभी पार्ट्स को विजिट कर पाओगे। ठीक है, चलो आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इससे के साथ साथ याद रखना कि वीडियो को एंड तक जरूर देखना। ठीक है, वीडियो को एंड तक जरूर देखना, जिससे कि आपको हर एक क्वेश्चन वीडियो के साथ क्लियर हो जाएगा। इसके साथ साथ आपको ये भी नॉलेज हो जाएगी कैसे आपको क्लिक मार्क करना चाहिए। ठीक है, चलो आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज को नया सीख लेते हैं। तो आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है कि आधुनिक उत्परिवर्तन का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था। तो जल्दी से कमेंट करिए किसके द्वारा दिया गया था। आधुनिक उत्परिवर्तन का सिद्धांत हुगो डेब्रिज के द्वारा दिया गया था, बिजमैन के द्वारा दिया गया था, डार्विन के द्वारा दिया गया था, या फिर लेमार्क के द्वारा दिया गया था। जल्दी से कमेंट करिए कि आधुनिक उत्परिवर्तन का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था। बिजमैन के द्वारा, हुगो डेब्रिज के द्वारा, डार्विन के द्वारा, फिर लेमार्क के द्वारा। तो यार हाँ, अगर बात की जाती है आधुनिक उत्परिवर्तन का सिद्धांत, तो ये दिया गया था हुगो डेब्रिज के द्वारा। किसके द्वारा दिया गया था? ये दिया गया था हुगो डेब्रिज के द्वारा। क्योंकि यार हाँ, जो म्यूटेशन वर्ड है तो ये किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था? म्यूटेशन वर्ड। तो म्यूटेशन वर्ड की खोज की थी यार हाँ हुगो डेब्रिज के द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि सबसे अधिक संख्या किस महाद्वीप में है। यार हाँ, यहाँ पर आपसे पूछा गया जनसंख्या के आधार पर कौन सा महाद्वीप फर्स्ट स्थान पर आता है। तो जल्दी से बताइए, यूरोप आता है, ऑस्ट्रेलिया आता है, अफ्रीका आता है, या फिर एशिया आता है। जल्दी से बताइए कि सबसे अधिक जनसंख्या किस महाद्वीप में है। यूरोप में है, ऑस्ट्रेलिया में, अफ्रीका में, या फिर एशिया में है। जल्दी से बताइए। तो इसका राइट आंसर यार हाँ, अगर बात की जाए जनसंख्या के आधार पर या फिर बात की जाए आकार के आधार पर। ठीक है, जनसंख्या के आधार पर पूछता है या फिर पूछता है आकार के आधार पर, दोनों में यार हाँ सबसे पहले स्थान पर कौन सा आता है? एशिया महाद्वीप। ठीक है, अगर बात की जाए जनसंख्या के आधार पर या फिर बात की जाए आकार के आधार पर, दोनों में फर्स्ट स्थान पर कौन आता है? एशिया महाद्वीप। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से रसारोहण का मार्ग किसे मानता है। तो इसे आप याद रखना, रसारोहण मतलब रस है, रस क्या होता है? तरल होता है, तरल क्या होता है? जल होता है। ठीक है, इससे आपका क्वेश्चन इजीली हो गया होगा। तो अब बता दीजिए कि रसारोहण का मार्ग किसे मानता है? वॉलकुट को मानता है, जाइलम को मानता है, फ्लोएम को मानता है, या फिर कैम्बियम को मानता है। जल्दी से बताइए कि रसारोहण का मार्ग किसे मानता है? वॉलकुट को मानता है, जाइलम को मानता है, फ्लोएम को मानता है, या फिर कैम्बियम को मानता है। हमने बताया यार ना कि रसारोहण, रसारोहण का मतलब होता है रस। रस क्या होता है? तरल होता है, तरल क्या होता है? जल होता है। तो जल का जो मार्ग होता है वो क्या होता है? जाइलम होता है। कैसे याद रखोगे? याद रखना, रसारोहण का जो मार्ग होता है वो क्या होता है? जाइलम होता है। क्योंकि यार जो जाइलम है इसके द्वारा जल को यानी स्त्रोत किया जाता है, ट्रांसप्लांट किया जाता है। लेकिन अगर बात की जाए खनिज पोषक तत्वों की, तो खनिज पदार्थ या फिर खनिज जो पोषण होता है उसे जो ट्रांसप्लांट करता है वो करता है फ्लोएम के द्वारा। ठीक है, अगर बात की जाए भोजन की, कि भोजन पदार्थों का जो स्थानांतरण किया जाता है वो किया जाता है फ्लोएम के द्वारा। और अगर बात की जाए जल की, तो जल का जो स्थानांतरण किया जाता है ये किया जाता है जाइलम के द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अंधेरी प्रकाश अभिक्रिया कौन सा उत्पाद है? जल्दी से बताइए कि अंधेरी प्रकाश अर्थात डार्क रिएक्शन में कौन सा ऐसा उत्पाद है जो कि अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है? PgAl होता है, ऑक्जेलिक एसिटिक एसिड होता है, RUDP होता है, या फिर PGA होता है। जल्दी से बताइए कि डार्क रिएक्शन में कौन सा उत्पाद अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है? PgAl, OAA, RUDP, PGA। जल्दी से बताइए कौन सा होता है। तो इसका राइट आंसर है यार हाँ PgAl, अर्थात फर्स्ट ऑप्शन आपका राइट आंसर माना जाएगा। क्योंकि यार ना अगर बात की जाए अंधेरी प्रकाश अभिक्रिया की, तो इसमें फॉस्फोग्लिसरॉल्डिहाइड, PgAl क्या होता है? फॉस्फोग्लिसरॉल्डिहाइड। क्या होता है ये? फॉस्फोग्लिसरॉल्डिहाइड होता है, जो कि यार हाँ डार्क रिएक्शन में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है फल सब्जी कौन सी है। यार हाँ, पहले आप ऑप्शंस देख लीजिए, उनके अकॉर्डिंग आपको बतानी है फल सब्जी किसे माना गया है। तो यार हम बैंगन, टमाटर, मिर्च, या फिर पत्ता गोभी। जल्दी से बताइए फल सब्जी किसे माना गया है? बैंगन को माना गया है, टमाटर को माना गया है, मिर्च को माना गया है, फिर पत्ता गोभी को माना गया है। जल्दी से कमेंट करिए। तो यार हाँ, अगर बात की जाए फल सब्जी की, ठीक है, वैसे अगर सामान्यतः देखी जाती है तो जितनी भी जो सब्जी होती है ये क्या होती है यार हाँ, अम्लीय नहीं बल्कि क्षारीय नेचर की होती है। किस नेचर की होती है? क्षारीय नेचर की होती है। लेकिन अगर बात की जाए यार हाँ टमाटर की, ठीक है, एकमात्र ऐसी फसल है यानी ऐसी सब्जी है जो क्या होती है? अम्लीय होती है। अगर बात की जाए सामान्य तौर पर, तो यार हाँ सब्जियाँ क्या होती है? सारी कंडीशन की होती है, सारी नेचर की होती है। लेकिन अगर बात की जाए टमाटर की, तो टमाटर क्या होता है? एक अम्लीय नेचर का होता है। किस नेचर का होता है? अम्लीय नेचर का होता है। इसलिए यार हाँ जो फल सब्जी में माना गया है, किसे माना गया है? टमाटर को माना गया है। अर्थात इसका राइट आंसर है फल सब्जी किसे माना गया है? टमाटर को माना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है
कि हाइड्रा कौन सा प्राणी है, अमोनीटेलिक है, यूरिकोटेलिक है, यूरिकोलिक है, या फिर इनमें से कोई सा नहीं है। तो यार हाँ, अगर बात की जाए अमोनीटेलिक की, तो अमोनीटेलिक होते क्या है, पहले इनके बारे में जान लीजिए कि वे जीव यार हाँ कि जो अमोनिया का उत्सर्जन करते हैं, वे जीव जो अमोनिया का उत्सर्जन करते हैं उनको यार हाँ अमोनीटेलिक की श्रेणी में रखा गया है। वे जीव जो यार हाँ यूरिया का उत्सर्जन करते हैं उनको यूरिया टेलिक की श्रेणी में रखा गया है। अब बता दीजिए कि यूरिया अर्थात हाइड्रा है तो इसे किस श्रेणी में रखा गया है। तो इसका राइट आंसर होता है यार का अमोनीटेलिक, क्योंकि यार हाँ जो हाइड्रा होता है ये अमोनिया का उत्सर्जन करता है। ठीक है, क्वेश्चन क्लियर। और नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि मेंढक में शुक्राणुधर अंग, मेंढक में शुक्राणुधर अंग किस ग्रंथि के द्वारा उत्सर्जित पदार्थ से बनता है। जल्दी से बताइए कि जो शुक्राणुधर अंग होता है ये किस ग्रंथि के द्वारा उत्सर्जित पदार्थ से बनता है। पैरागोनियम के द्वारा, ट्यूनिका के द्वारा, एल्बुजिनिया के द्वारा, फिर अंतराली कोशिकाओं के द्वारा। जल्दी से बताइए किसके द्वारा बनता है यार अंग, जो शुक्राणुधर अंग होता है ये किसके द्वारा बनता है। तो पैरागोनियम के द्वारा बनता है, ट्यूनिका के द्वारा बनता है, एल्बुजिनिया के द्वारा बनता है, या फिर अंतराली कोशिकाओं के द्वारा बनता है। जल्दी से बताइए। तो इसका राइट आंसर होता है यार का अंतराली कोशिकाएं, अर्थात यार हाँ जो अंतराली कोशिकाएं है इसके द्वारा जो उत्सर्जित पदार्थ होता है उसी के द्वारा यहाँ शुक्राणुधर अंग का निर्माण होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि निम्न में से कौन सा अंग प्रोटीन संश्लेषण का कार्य करता है। यार हाँ ये एक कॉमन क्वेश्चन है, कई बार आपसे एग्जाम में पूछा गया है। तो निम्न में से कौन सा अंग प्रोटीन संश्लेषण के लिए, यार हाँ प्रोटीन सिंथेसिस की यहाँ पर आपसे बात की जा रही है। तो जल्दी से बताइए प्रोटीन सिंथेसिस का कार्य कौन करता है। लाइसोसाइम करता है, लाइसोसोम करता है, गोल्गी इकाई करता है, राइबोसोम करता है, या फिर माइटोकॉन्ड्रिया करता है। किसके द्वारा किया जाता है प्रोटीन सिंथेसिस का कार्य। लाइसोसोम के द्वारा किया जाता है, गोल्गी इकाई के द्वारा किया जाता है, राइबोसोम के द्वारा किया जाता है, या फिर माइटोकॉन्ड्रिया के द्वारा किया जाता है। तो यार हाँ जो प्रोटीन सिंथेसिस का कार्य होता है ये क्या होता है राइबोसोम के द्वारा। किसके द्वारा किया जाता है प्रोटीन सिंथेसिस का कार्य, ये किया जाता है राइबोसोम के द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डीएनए के पिरिमिडिन्स में सारकों का क्रम क्या होता है। यार हाँ यहाँ पर आपसे पूछा गया है पिरिमिडिन्स के बारे में, जिसे हाईलाइट पहले ही किया जा चुका है कि डीएनए में जो पिरिमिडिन्स होते हैं तो उनके सारकों का क्रम आपको बताना है। एक होते हैं प्यूरिन, एक होते हैं पिरिमिडिन। तो यहाँ पर आपसे पूछा गया है पिरिमिडिन्स के बारे में। तो जल्दी से बताइए कौन सा होता है, एटी होता है, सीटी होता है, जीसी होता है, या फिर एजी होता है। जल्दी से बताइए जो पिरिमिडिन होते हैं तो उनका क्रम क्या होता है, एटी होता है, सीटी होता है, जीसी होता है, या फिर एजी होता है। जल्दी से बताइए पिरामिड्स का सारा क्रम क्या होता है। तो इसका राइट आंसर यार हाँ सेकंड ऑप्शन अर्थात सीटी। यार हाँ अगर बात की जाए पिरामिड्स की तो पिरामिड्स का क्रम होता है सीटी अर्थात साइटोसिन और थाइमिन। और अगर बात की जाए प्यूरिन्स की तो प्यूरिन का क्रम होता है एजी। क्या होता है एजी अर्थात एडेनिन और ग्वानिन। अगर बात की जाए पिरामिड्स की तो पिरामिड्स का होता है सीटी। और अगर बात की जाए प्यूरिन की तो प्यूरिन का क्रम होता है एजी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। डीएनए की द्विकुंडलित श्रृंखला में प्यूरिन व पिरिमिडिन्स किस बंध के द्वारा जुड़े होते हैं। जल्दी से बताइए। ये तो एक नॉर्मल क्वेश्चन है, कई बार आपसे एग्जाम में पूछा गया है कि जो डीएनए की द्विकुंडलित संरचना होती है उसमें प्यूरिन और पिरिमिडिन्स के मध्य कौन सा बॉन्ड होता है। तो बताइए जल्दी से। हाइड्रोजन बंद होता है, हाइड्रोक्सिल बॉन्ड होता है, कार्बन बंद होता है, या फिर नाइट्रोजन बंद होता है। जल्दी से बताइए। जो प्यूरिन होता है, पिरिमिडिन्स होते हैं तो इनके मध्य कौन सा बॉन्ड पाया जाता है। जल्दी से बताइए कौन सा बॉन्ड होता है। एक नॉर्मल क्वेश्चन है यार, ये तो आपको पता ही होगा यार, जल्दी से बताइए। तो इसका राइट आंसर है यार अगर बात की जाए पिरिमिडिन और पिरिमिडिन्स के मध्य तो इनके मध्य बॉन्ड होता है हाइड्रोजन बंद। कौन सा होता है हाइड्रोजन बंद होता है। और अगर बात की जाए यार डीएनए की द्विकुंडलित जो संरचना होती है इसकी खोज किसके द्वारा की गई थी। तो इसकी खोज की गई थी वाटसन और क्रिक के द्वारा। किसके द्वारा की गई थी, वाटसन और क्रिक के द्वारा की गई थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि शुक्राणु की गति के लिए ऊर्जा शरीर के कौन से भाग पर प्राप्त की जाती है। अर्थात यहाँ यानी कि जो ऊर्जा प्राप्त होती है ये शरीर के कौन से हिस्से से प्राप्त की जाती है। शीर्ष भाग से प्राप्त की जाती है, पुच्छ भाग से प्राप्त की जाती है, मध्य खंड से प्राप्त की जाती है, या फिर गिरवा से प्राप्त की जाती है। जल्दी से बताइए। जो शुक्राणु गति करता है तो इसके लिए जो ऊर्जा होती है ये कौन से शरीर भाग से प्राप्त की जाती है। शीर्ष भाग से, पुच्छ भाग से, मध्य खंड से, या फिर गिरवा से। जल्दी से बताइए। तो अब इसका राइट आंसर है यार हाँ कि शुक्राणु। तो यार हाँ शुक्राणु जब गति करेगा तो इसको जो ऊर्जा प्राप्त हो गई ये प्राप्त होती है मध्य खंड से। किससे प्राप्त की जाती है, मध्य खंड के द्वारा प्राप्त होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है। उससे पहले अगर आपको वीडियो पसंद आ रही तो आपको करना है वीडियो को एक लाइक, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना और पास के बेल आइकन को दबा देना, जिससे जब भी हमारे कोई नई वीडियो अपलोड की जाए तो वो सबसे पहले आपको प्राप्त हो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अर्धसूत्री विभाजन में समसूत्री विभाजन कौन सी अवस्था में होता है। यार ना यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि अर्धसूत्री विभाजन में समसूत्री विभाजन कौन सी ऐसी अवस्था है जिसमें समसूत्री विभाजन देखने को मिलता है। तो जल्दी से बताइए। प्रोफेज फर्स्ट, प्रोफेज सेकंड, एनाफेज सेकंड, या फिर टेलोफेज थर्ड। जल्दी से बताइए कि ऐसी अर्धसूत्री की कौन सी स्टेज है जिसमें समसूत्री विभाजन देखने को मिलता है। प्रोफेज फर्स्ट, प्रोफेज सेकंड, एनाफेज सेकंड, या फिर टेलोफेज थर्ड। जल्दी से कमेंट करिए कि अर्धसूत्री विभाजन की समसूत्री विभाजन होता है ऐसी कौन सी अवस्था है।
तो इसका राइट आंसर है प्रोफेज फर्स्ट है। कौन सी में होती है यार प्रोफेज फर्स्ट में जो अर्धसूत्री विभाजन की स्टेज होती है, तो इसी में यार समसूत्री विभाजन की क्रिया होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आनुवंशिकी सहलग्नता, याद रखना आनुवंशिकी सहलग्नता में कौन सा ऐसा रोग है जो कि एक साथ पीढ़ी से पीढ़ी में नहीं फैलता है। क्वेश्चन को सही से समझिए कि ऐसा कौन सा रोग है यार एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में नहीं फैलता है। ऑप्शन आप पहले देख लीजिए, डायबिटीज़ होता है, वर्णांधता होता है, हीमोफीलिया होता है, या फिर रोम विहीनता होता है। जल्दी से कमेंट करिए कि ऐसा कौन सा रोग है जो कि जनरेशन बाई जनरेशन नहीं फैलता है। डायबिटीज़ होता है, वर्णांधता होता है, हीमोफीलिया होता है, या फिर रोग विहीनता होता है। जल्दी से बताइए। तो यार डायबिटीज़ कौन सा रोग है? डायबिटीज़ जो कि यार जनरेशन बाई जनरेशन नहीं फैलता है, क्योंकि आपको पता होगा डायबिटीज़ किसके द्वारा होता है? शुगर की हाई हो रही है। ठीक है, शुगर जब हाई कंटेंट में हो जाती है तब डायबिटीज़ की मात्रा बढ़ जाती है और डायबिटीज़ रोग हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पारिस्थितिकी तंत्र में निम्न में से चक्र नहीं बनता है। जल्दी से बताइए कि पारिस्थितिकी तंत्र में निम्न में से कौन सा चक्र नहीं बनता है, अर्थात नवीनीकरण संसाधन, अनवीनीकरण संसाधन, जैविक घटक, या फिर यकृत। जल्दी से बताइए कि पारिस्थितिकी तंत्र में जो जिनका चक्र नहीं बनता है वो कौन से हैं? नवीनीकरण है, अनवीनीकरण है, जैविक घटक, या फिर यकृत है। जल्दी से बताइए। तो कौन सा होता है यार? यकृत। यकृत इनसे सभी से अलग है, अर्थात इसका राइट आंसर है यकृत। ठीक है, ये चक्र नहीं बनाता है पारिस्थितिकी तंत्र का। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन के निम्न में से कौन सी ग्रंथि सबसे अधिक विकसित है? जल्दी बताइए कि ऐसी कौन सी ग्रंथि है जो कि सबसे अधिक डेवलपमेंट है, सबसे अधिक विकसित है। अग्नाशय होती है, लैंगरहैंस दीपिकाई होती है, थायरॉइड होती है, या फिर यकृत होती है। जल्दी से बताइए कौन सी ऐसी ग्रंथि जो कि सबसे डेवलपमेंट मानी जाती है, सबसे विकसित मानी जाती है। अग्नाशय होती है, लैंगरहैंस दीपिकाई होती है, थायरॉइड होती है, या फिर यकृत होता है। जल्दी से बताइए कौन सी होती है। तो इसका राइट आंसर यार यकृत। यार यकृत जो ग्रंथि है तो इसी को सबसे ज़्यादा विकसित माना गया है। कौन सी होती है यार? यकृत ग्रंथि सबसे विकसित मानी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है रिसरपाइन। यार रिसरपाइन, जैसा कि हमने पिछली वीडियो में बात की थी, जो रिसरपाइन पदार्थ है जो एल्किलॉइड होता है, ये कौन से पादप से प्राप्त किया जाता है? अर्थात बेलडोना से, अफीम से, सर्पगंधा से, या फिर गूगल से। जल्दी से बताइए, ये तो हमने पिछली वीडियो में डिस्कस किया था। जल्दी से बताइए यार कि रिसरपाइन जो होता है पदार्थ जो एल्कोलॉइड होता है, ये कौन से पादप से प्राप्त किया जाता है? बेलाडोन से, अफीम से, सर्पगंधा से, या फिर गूगल से। जल्दी से बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। तो यार जो रिसरपाइन होता है ये एल्कोलॉइड होता है, ये प्राप्त किया जाता है सर्पगंधा से, अर्थात राउवोल्फिया से। किससे प्राप्त किया जाता है? राउवोल्फिया सर्पेंटाइन से। इसी का यार बॉटनिकल नेम क्या था? राउवोल्फिया सर्पेंटाइन। और इसी से यार राउवोल्फिया से आप याद रखोगे रिसरपाइन क्या होता है? राउवोल्फिया मतलब रिसरपाइन जो एल्किलॉइड होता है ये प्राप्त किया जाता है सर्पगंधा से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पृष्ठीय कोरक और परिब्लास्टुला। याद रखना यहाँ पर आपको दो अंग दे रखे हैं कि पृष्ठीय कोरक और परिब्लास्टुला किस में होता है? मछली में होता है, कीट में होता है, मानव में होता है, या फिर मेंढक में होता है। जल्दी से बताइए कि जो पृष्ठीय कोरक और परिब्लास्टुला ये किस में पाए जाते हैं? मछली में पाए जाते हैं, कीट में पाए जाते हैं, मानव में पाए जाते हैं, या फिर मेंढक में पाए जाते हैं। जल्दी से बताइए किस में पाए जाते हैं पृष्ठीय कोरक और परिब्लास्टुला? तो ये पाए जाते हैं यार कीट में। किस में पाए जाते हैं? कीट में। ठीक है, पृष्ठीय कोरक और परिब्लास्टुला किसके अंग माने जाते हैं? कीट के अंग माने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि किसी पादप को नई स्थान पर उगाना क्या कहलाता है? यार एक संरचना होती है, एक स्टेज होती है कि किसी पादप को, अर्थात मान लीजिए कोई सी भी जंगली प्लांट है, ठीक है, कोई सा भी जंगली प्लांट है, अगर उसे हम ग्रामीण स्टेज में ला रहे हैं, ठीक है, कोई भी मान लीजिए जंगली पौधा है और उसे हम गाँव में लाकर ग्रो कर रहे हैं, तो उस स्टेज को क्या बोला जाता है? उसे बसंतीकरण बोला जाता है, पादप पुनर्स्थापन बोला जाता है, पांडुरता बोला जाता है, या फिर पादप अनुकूलन बोला जाता है। जल्दी से बताइए कि जो होता है ऐसे क्रिया जो इस जंगली प्लांट को हम जाकर गांव में उगा रहे हैं, मान लीजिए कोई सी भी खेती कर रहे हैं उसकी, तो उसे क्या बोला जाता है? तो इस संपूर्ण क्रिया को बोला जाता है यार पादप पुनर्स्थापन। किसने नाम से जाना जाता है यार? पादप पुनर्स्थापन के नाम से इसे यानी जो संपूर्ण क्रिया होती है, अर्थात मान लीजिए जंगली जो प्लांट है और इसकी खेती हम कर रहे हैं, तो इसी संपूर्ण क्रिया को यार किस नाम से जाना जाता है? पादप पुनर्स्थापन के नाम से जाना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। साइसर एरिटेनम नाम है, ये तो आपको पता होगा, एक कॉमन क्वेश्चन है, आपने कई बार एग्रीकल्चर में पढ़ा होगा कि साइसर एरिटेनम किसका बॉटनिकल नेम होता है? चना का होता है, मटर का होता है, मूंगफली का होता है, या फिर कपास का होता है? जल्दी से कमेंट करिए कि साइसर एरिटेनम किसका नाम होता है? चना का होता है, मटर का होता है, मूंगफली का होता है, या फिर कपास का होता है? जल्दी से बताइए। तो ये राइट आंसर है चना। ठीक है, चने का ही बॉटनिकल नेम क्या होता है? साइसर एरिटेनम होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं।
तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अमोनीटेलिक प्राणी निम्न में से किसका उत्सर्जन करते हैं। जैसे कि हमने अभी बताया था कि अमोनीटेलिक प्राणी कौन होते हैं, जो कि अमोनिया का उत्सर्जन करते हैं। किसका उत्सर्जन करते हैं? अमोनिया का उत्सर्जन जो जीव करता है उन्हें यहाँ का अमोनीटेलिक की श्रेणी के रखा गया है। और अगर बात की जाए रखें यूरिकोटेलिक, तो यूरिकोटेलिक क्या करते हैं? यूरिया का उत्सर्जन करते हैं, अर्थात इसका राइट आंसर माना जाएगा अमोनिया। अर्थात अमोनीटेलिक प्राणी किसका उत्सर्जन करते हैं? अमोनिया का उत्सर्जन करते हैं। ठीक है। क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम वाले मनुष्य में लिंग गुणसूत्रों की स्थिति बताइए। यार यहाँ पर आपसे पूछा गया लिंग गुणसूत्रों के बारे में और आपको बताया गया है क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम वाले मनुष्य में। ठीक है, जल्दी से बताइए लिंग गुणसूत्रों की स्थिति क्या होती है? XYY होती है, XX होती है, XXY होती है, फिर XY होती है। जल्दी से बताइए क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम वाले मनुष्य में लिंग गुणसूत्रों की क्या स्थिति होगी? तो इसका राइट आंसर होता है यार खां XXY। क्या होती है स्थिति यार खां? लिंग गुणसूत्रों की अगर स्थिति के बारे में पूछा जा रहा है तो इसका राइट आंसर होता है XXY। क्या होता है? XXY। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। टोनोप्लास्ट से घिरी रहती है। जल्दी से बताइए कौन सी ऐसी कोशिका है जो कि टोनोप्लास्ट के द्वारा घिरी रहती है? रिक्तिकाएं, माइटोकॉन्ड्रिया, फिर राइबोसोम, या फिर इनमें से कोई नहीं। जल्दी से बताइए टोनोप्लास्ट के द्वारा कौन सी कोशिका घिरी रहती है? रिक्तिकाएं, माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम, या फिर इनमें से कोई नहीं। जल्दी से बताइए टोनोप्लास्ट से घिरा कौन रहता है? रिक्तिकाएं, माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होता है यार रिक्तिकाएं। अर्थात यार टोनोप्लास्ट किसे घेरे रखता है? रिक्तिकाओं को चारों तरफ से घेरा रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, जो कि एक अच्छा क्वेश्चन है यार। निम्न में से गेहूं का वानस्पतिक अध्ययन किसके तहत करते हैं? अर्थात यार वानस्पतिक अध्ययन का मतलब है बोटनी। ठीक है, यानी जो बोटनी का अध्ययन करते हैं गेहूं का, तो बोटनी में किसका अध्ययन करते हैं? ये आप क्वेश्चन समझिए कि बोटनी में किसका अध्ययन किया जाता है। ठीक है, बीज का, बीज या फल का, या फिर इनमें से किसी का नहीं। जल्दी से बताइए बीज का किया जाता है, बीज या फल का किया जाता है, फल का किया जाता है, या फिर इनमें से किसी का नहीं किया जाता है? जल्दी से बताइए बोटनी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो इसका राइट आंसर होता है बीज और फल। यार हाँ दोनों का। ठीक है, बीज और फल दोनों का बोटनी में इसका अध्ययन किया जाता है। ठीक है, गेहूं का जो बोटनी होती है तो इसमें दोनों का अध्ययन किया जाता है, बीज और फल दोनों का। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मस्तिष्क के मध्य मस्तिष्क में पाई जाती है। जल्दी से बताइए कौन सा पार्ट यार मध्य मस्तिष्क में पाया जाता है? द्रकपालिया, सेरिबेलम नहीं होता, ये सेरिब्रम होता है, प्रमस्तिष्क पाया जाता है, और मेडुला ऑब्लिगेटा पाया जाता है। जल्दी से बताइए मध्य मस्तिष्क का पार्ट किसे माना जाता है? द्रकपालिया को, सेरिब्रम को, प्रमस्तिष्क को, या फिर मेडुला ऑब्लिगेटा को? जल्दी से कमेंट करिए कौन सा पार्ट होता है मध्य मस्तिष्क का। तो इसका राइट आंसर होता है यार का, अगर बात की जाए मध्य जो मस्तिष्क के मध्य मस्तिष्क की, तो इसमें पाई जाती है द्रकपालिया। कौन सी पाई जाती है? द्रकपालिया स्थित होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यार हाँ कि कौन सी फसल से खाने का तेल व रेशा दोनों प्राप्त किया जाता है? यार हाँ यहाँ पर आपको क्वेश्चन पूछा गया है कि खाने का तेल और रेशा कौन सी ऐसी फसल है जिससे खाने का तेल और रेशा दोनों प्राप्त किया जाता है? सरसों है, मूंगफली है, कपास है, या फिर सनी है? जल्दी से कमेंट करिए कौन सी ऐसी फसल है? सरसों है, मूंगफली, कपास, या फिर सनी है? तो यार हाँ इस क्वेश्चन में थोड़ी मिस्टेक है, ये चारों ही ऑप्शन गलत है। यार हाँ अगर आपसे पूछा है खाने का तेल और रेशा किससे प्राप्त किया जाता है, तो ये प्राप्त किया जाता है अलसी से। किससे प्राप्त किया जाता है? अलसी से प्राप्त किया जाता है। ठीक है, इस राइट आंसर क्या होगा इसका? अलसी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि बिंदु स्त्राव किसके कारण होता है? बिंदु स्त्राव का कारण यहाँ पर पूछा गया है, रीजन क्या होता है, बिंदु स्त्राव क्यों होता है? तो जल्दी से कमेंट करिए किसके कारण होता है बिंदु स्त्राव? पराशरण के द्वारा होता है, मूलदाब के द्वारा होता है, वाष्पोत्सर्जन के द्वारा होता है, या फिर प्रकाश संश्लेषण के द्वारा होता है? जल्दी से कमेंट करिए कि बिंदु स्त्राव किसके कारण होता है? पराशरण के द्वारा, मूलदाब के द्वारा, वाष्पोत्सर्जन के द्वारा, या फिर प्रकाश संश्लेषण के द्वारा? जल्दी से कमेंट करिए किसके कारण होता है। तो इसका राइट आंसर होता है यार हाँ जो बिंदु स्त्राव होता है ये होता है मूलदाब के कारण। क्या कारण होता है बिंदु स्त्राव का? मूलदाब। ठीक है, राइट आंसर सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। एटीपी है एक, याद रखना एक वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन बनता है, कई बार आपसे एग्जाम में पूछा गया है कि एटीपी क्या होता है? एंजाइम होता है, हार्मोन होता है, प्रोटीन होती है, या फिर एक अणु होता है जिसमें उच्च ऊर्जा फास्फेट समूह होते हैं? जल्दी से बताइए एटीपी क्या होती है? एंजाइम होता है, हार्मोन होती है, प्रोटीन होती है, फिर अणु जिसमें उच्च ऊर्जा फॉस्फेट समूह होता है? जल्दी से बताइए। तो इस क्वेश्चन को आप इजीली सोल्व कर सकते हो अगर आपको एटीपी की फुल फॉर्म याद है। तो सबसे पहले ये बताइए कि एटीपी की फुल फॉर्म क्या होती है? एडिनो ट्राइफॉस्फेट। क्या होती है? एडिनो ट्राइफॉस्फेट इसकी फुल फॉर्म होती है। अब फुल फॉर्म में आपको पता चल गया फॉस्फेट समूह पाया जाता है, अर्थात इसका राइट आंसर कौन सा होगा? फोर्थ ऑप्शन। अर्थात यार अणु होता है जिसमें यार उच्च ऊर्जा फास्फेट समूह होते हैं। एटीपी क्या होती है? एक अणु होता है जिसमें उच्च ऊर्जा फास्फेट समूह होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया आपसे कि जीन क्या होते हैं? ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है, कई बार आपसे एग्जाम में पूछा गया है कि जीन क्या होते हैं?
हिस्टोन होते हैं, लाइकोप्रोटीन होते हैं, हाइड्रोकार्बन होते हैं या फिर पॉलीन्यूक्लियोसाइड होते हैं। न्यूक्लियोसाइड नहीं है, ये टाइड है, ठीक है। पॉलीन्यूक्लियोटाइड होते हैं, हाइड्रोकार्बन होते हैं, लाइकोप्रीन होते हैं या फिर हिस्टोन होती है। जीन क्या होते हैं जल्दी से बताइए। हिस्टोन होते हैं, लाइकोप्रीन होती है या फिर हाइड्रोकार्बन होते हैं या फिर पॉलीन्यूक्लियोसाइड होते हैं। जल्दी से बताइए क्या होते हैं जीन। हिस्टोन होते हैं, लाइकोप्रोटीन होते हैं, हाइड्रोकार्बन होते हैं या फिर पॉलीन्यूक्लियोसाइड होते हैं। जल्दी से बताइए। तो यार अगर बात की जाए जीन की, तो जीन क्या होते हैं, पॉलीन्यूक्लियोटाइड होते हैं, ठीक है। टाइड होते हैं ना कि साइड होते हैं। टाइड और साइड में थोड़ा सा अंतर है कि अगर बात की जाए यार न्यूक्लियोसाइड की, तो न्यूक्लियोसाइड में यार फॉस्फेट समूह क्या होता है, जो फॉस्फेट समूह होता है ये अनुपस्थित होता है, ठीक है। अगर बात की जाए साइड की, तो जो पॉलीन्यूक्लियोसाइड होता है तो इसमें फॉस्फेट समूह नहीं पाया जाता है। लेकिन अगर बात की जाए टाइड की, पॉलीन्यूक्लियोटाइड होता है, एक होता है पॉलीन्यूक्लियोसाइड होता है। तो साइड में होता है फॉस्फेट समूह अनुपस्थित और टाइड में होता है फॉस्फेट समूह उपस्थित, ठीक है। फॉस्फेट समूह जो टाइड होता है तो उसमें पाया जाता है। और जिन क्या होते हैं यार पॉलीन्यूक्लियोटाइड होते हैं, क्या होते हैं, टाइड होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अनवीनीकरण संसाधन के उदाहरण बताइए। तो अब यार यहाँ पर आपसे पूछा गया है अनवीनीकरण, ठीक है। तो ये आपको पहले पता होना चाहिए कि अनवीनीकरण होते क्या हैं। अर्थात वे ऊर्जा स्रोत यार जिसका रिन्यूएबल नहीं किया जा सकता है, अर्थात यार उनकी एक लिमिट है, अर्थात इनका ज़्यादा उपभोग किया जाता है तो ये क्या होते हैं, खत्म हो जाते हैं, ठीक है। उन्हीं को यार अनवीनीकरण की संसाधन की श्रेणी में रखा गया है। और अगर बात की जाए नवीनीकरण की संसाधन में, तो यार उनको जो कि यार अगर उसका ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग करते हैं तो उनकी फिर भी मात्रा कंट्रोल नहीं होती है, अर्थात उसकी मात्रा समाप्त नहीं होती है, तो उनको रखा गया है नवीनीकरण के संसाधन में। किसे माना गया है यार अगर बात की जाए नवीनीकरण की, तो जो अगर ज़्यादा उपयोग किया जाता है तो वो खत्म हो जाते हैं। लेकिन अगर बात की जाए नवीनीकरण की, तो ये कभी खत्म नहीं होते हैं, ठीक है। ये कभी खत्म नहीं होते हैं, बल्कि नवीनीकरण वाले संसाधन नष्ट हो जाते हैं या फिर खत्म हो जाते हैं। अब क्वेश्चन पर आ जाइए। नवीकरण संसाधन के उदाहरण हैं, जल्दी से बताइए। धातु होती है, मृदा होती है, पेट्रोल होते हैं या फिर जीव होते हैं, कोयला होती है या फिर जल होते हैं या फिर धातु होती है या फिर प्रोटीन होते हैं। जल्दी से बताइए। नवीकरण संसाधन के उदाहरण किसे माना जाता है, धातु या मृदा को, पेट्रोल या जीव को, कोयला या जल को, धातु या प्रोटीन को। जल्दी से बताइए किसे माना गया है। तो इसका राइट आंसर होता है यार धातु और प्रोटीन, अर्थात यार इसका अगर ज़्यादा उपयोग किया जाता है तो ये खत्म हो जाते हैं, अर्थात यार इनकी मात्रा क्या है, एक लिमिट मात्रा होती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, जो कि आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन रहने वाला है कि तिल चट्टे में मेलपीगी नलिकाओं का क्या कार्य होता है। अर्थात यार जो मेलपीगी नलिकाएं होती है तो इनका मुख्य कार्य क्या होता है तिल चट्टे में। जल्दी से बताइए। पाचन का करने का कार्य होता है, श्वसन का कार्य होता है, उत्सर्जन का कार्य होता है या फिर जनन कार्य होता है। जल्दी से बताइए। जो मेलपीगी नलिकाएं होती है तो इनका मुख्य कार्य क्या होता है, पाचन का होता है, श्वसन का होता है, उत्सर्जन का होता है या फिर जनन का होता है। जल्दी से कमेंट करिए। तो इसका राइट आंसर तो रहेगा ना उत्सर्जन। क्या होता है यार जो तिल चट्टे में मेलपीगी नलिकाएं होती है तो इसका राइट आंसर होता है उत्सर्जन, अर्थात यार जो तिल चट्टे में मेलपीगी नलिकाएं होती है ये सहायता करती है उत्सर्जन करने में, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। इससे पहले मैं आपसे कुछ बोलना चाहूँगा कि आपके लिए यार डेली, ठीक है, 10 PM पर, डेली जो नाइट का टाइम रहता है 10 PM पर, इस पर आपको जो टेस्ट सीरीज़ है ये स्टार्ट कर दी जाएगी। इसलिए आपको कैसी भी कंडीशन हो, ठीक है, आपको खाना वगैरह पहले ही खाने लेना है और 10 PM पर, ठीक है, 10 PM पर आपको टेस्ट देने आ जाना है। क्योंकि यार टेस्ट में हम उन्हीं क्वेश्चंस को लेते हैं जो कि यार एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है और या फिर आपके पिछले सालों में पूछे गए क्वेश्चन है। इसलिए यार टेस्ट सीरीज़, किसी भी टेस्ट सीरीज़ के पार्ट को आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करना है और 10 बजे आपको प्रेजेंट हो जाना है, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। कैसा लगा आज का वीडियो कमेंट करिए जरूर बताएं। आई थिंक आपको वीडियो बहुत पसंद आएगी, तो आपको आना है वीडियो को एक लाइक, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा कर दीजिए शेयर, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को लीजिए सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट ऑफिस, जब तक लीजिए जय हिंद, बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट।